अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में आज हम मईशत और सियासत सभी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इनके रेड फ्लैग्स के झुरमट में अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही थी, जिसको बेनकाब कर दिया गया है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। जाहिर है दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है और आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है, लेकिन हमारी सियासत का क्या कहें, जिसमें PDM की जानिब से महंगाई के खात्मे का नारा लगाकर इमरान खान साहब को सियासत से और इक़्तिदार से बेदखल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है वो सांप सीढ़ी और बिल्ली चूहे के खेल से ज़्यादा मज़े का खेज़ है। फवाद चौधरी साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया और अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, उससे लगता है कि सारी प्रायोरिटी ही इन मामलात को है और हुकूमत की सारी तवज्जो ही इन्हीं मामलात की तरफ है। और बुरी हुकूमत के आते ही ये पहला झटका है जिसकी वजह से मुल्क के तूलो अर्ज़ में भूचाल, सियासी भूचाल महसूस किया जा रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। आबिद शेर अली साहब भी हमें दोबारा एक्शन में दिखाई दिए, तारड़ साहब उनके हमरा मौजूद थे। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी डिफेंस में सामने आई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तौजीह दी है कि ये एक सियासी गिरफ्तारी नहीं है। क्या कह रही हैं वो सुनेंगे। अगर हमने सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी करते। हमने अगर उसका बदला लेना होता तो आज सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के पीछे होती, अगर सियासी बदला लेना होता। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। 9 माह से जो जबान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। क्या ये वजाहत काफ़ी है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से? इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन हमाद अज़हर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो क्या कह रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब को, सुनेंगे। तुम भी सुन लो, कोई ऐसा कदम तुमने उठाया तो ये 3 महीने की खैरात में मिली वज़ारत अल्लाह का खमियाजा अगले 30 साल तक भुगतोगे। ऐसे धमकियाँ हमारे सियासतदानों का वतीरा रही हैं। माजी में भी इस तरह के बयानात हमने देखे और फिर उसके बाद उन पर गिरफ्त भी हुई, लेकिन ज़ाहिर है सियासतदान शायद बयानबाजी से ही खबरों में इन रहता है। फवाद चौधरी साहब ने ऐसी क्या बात की थी जिसके बाद ये एक्शन हुआ, वो सुनेंगे अब। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में, जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो। आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए आप लोगों का पीछा उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से डी नोटिफाई किया गया, जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उसके बाद फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। इसके अलावा माजी में भी फवाद चौधरी साहब तो बहुत ही कड़वे कसीले बयानात देते आए हैं। आज़म स्वाति साहब के हमरा फवाद चौधरी साहब इससे पहले माफ़ी भी मांग चुके हैं इसी सिलसिले में, लेकिन अब की बार जो हुआ उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन पर इलेक्शन कमीशन को सख्त एतराज़ है। तो इस सारे मामले पर कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और आगे इमरान खान साहब क्या लाहेमल इख्तियार करेंगे, आज उन्होंने कौम से खिताब भी किया, उसमें जो कहा उस पर भी बात होगी। इसके लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मौजूद हैं, मुमताज़ तज़ियाकार हैं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हस्ब मामूल मेरे पैनल का हिस्सा हैं। अतर, फवाद चौधरी साहब हमेशा से फ्रंट लाइन वॉरियर इमरान खान साहब के रहे हैं और ऐसे ही दबंग बयानात देते आए हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं, चाहे वो जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे तब उनकी किसी के साथ अगर मुँहमारी हो तब भी वो बहुत सख्त बयानात देते थे और अब भी वो दलेराना किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं। लेकिन ये गिरफ्तारी अब भी जाके क्यों हुई? और माजी में जिस अंदाज में खैर मकदम किया जाता था, वो निहाल हाशमी साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, दानियार अजीज़, उनके खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, अब कितना मुख्तलिफ है ये मामला उससे? देखिए, पहली तो बात यह है कि हसास इदारे इलेक्शन के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये इदारा इतना हसास है कि अब ये जाके बाहर दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पे नईरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, वो कानून को सबसे ज्यादा समझते हैं इस पैनल में। वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये वैसे ही पावर्स हैं कि वो तौहीन अदालत की खुद कार्रवाई कर सकता है। अगर उसको ये लगा कि उसकी तौहीन हुई है, उसने पहले भी
फवाद चौधरी के वारंट इशू किए थे। देखिए, ये जो सारी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई, हुकूमत की तब्दीली हुई, इलेक्शन कमीशन दूसरे नंबर पे वो इदारा है जिसकी साख बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। अब एक तरह से पहले नंबर पे कौन सा है? सॉरी अतर, पहले नंबर पे कौन सा है? वापडा जी, वो जब ये ब्रेक डाउन हाँ, ब्रेक डाउन, ये तो वापडा पहले नंबर। थैंक यू जी जी, पहले वो दूसरे नंबर पे था, वो पहले नंबर जी पे जी जी, ठीक है जी। अच्छा, तो दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक पार्टी बना हुआ है। आप आइन और कानून का मजाक बना दें, आप अपनी मर्जी की तैनातियां करें। मोहसिन नकवी, किसी को नहीं पता कि उनका क्या किरदार है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन उस जैसे बंदे को अपॉइंट करे और फिर ये कहे कि कोई तनकीद भी ना करे। देखें, फिर ये जमहूरियत, ये आइन, ये कानून, ये सब मजाक आप साइड पे कर दें। कह दें कि हम नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, कोई भी शख्स बोलेगा तो उस पर गद्दारी का मुकदमा लग जाएगा, आप तनकीद नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। कह दें खुल के। अगर आप एक आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, बातें करने से कभी कोई गद्दार हुआ है कि इसने बात की है ये गद्दार हो गया, इसने उसको मुंशी कह दिया तो ये गद्दार हो गया? ये क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? 13-14 जमातों की ये जमहूरियत है? क्या इस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को मजबूत करेंगे? तो ये बिल्कुल एक सियासी नोयत का मुकदमा है। और जिस किस्म की हरकत की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब अभी आए नहीं है, वो तमाम लोग जिन्होंने 25 मई पे को तशद्दुद किया था लोगों के ऊपर, लोगों के घरों में छापे मारे थे, उनकी वापस पोस्टिंग्स आ गई हैं। क्या ये निगरान सेटअप है न्यूट्रल? क्या इस तरह का निगरान सेटअप आपने लाना है न्यूट्रल? उसके ऊपर तनकीद करें तो आप मुकदमा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ वो सरासर ज्यादती, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का जिस तरह मजाक उड़ाया गया उसकी भी नजीर नहीं मिलती। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है बंदा पेश करो और पुलिस उठा के मोटरवे पे लेके जा रही है। रास्ते में उसको फरक हबीब साहब रोकते कह रहे हैं जनाब इनको तो लाहौर हाई कोर्ट बुला रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस तरह तो फौजी अदवार में भी आला अदलिया का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया गया जिस तरह इन्होंने आज उड़ाया। तो फिर आप उनको वो ले गए इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल में कतन इससे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होगी, ना फवाद चौधरी को कोई नुकसान होगा। लेकिन ये जो निजाम मजाक बन गया ना, 7-8 महीने में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, ये उस निजाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। लेकिन अतर, जैसे कि आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, गुफ्तगू भी बहुत नाप तोल के करते हैं, आपको नहीं लगता कि बात सिर्फ मुंशी कहने के हद तक होती तो चले इतना इख्तलाफ किया जा सकता है और इतना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले खाना को भी धमकियां देंगे कि उन्हें भी भुगतना पड़ेगा तो ये फैशिज्म है। आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक लाइन क्रॉस की? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने अगर कानून तोड़ा है तो कानून, आप मुकदमा दर्ज करें और आप उन्हें कहें कि जनाब आप आ जाएं, आके थाने में हाजिर हो जाएं। क्या वो जाएंगे? नहीं। आधी रात को उनके घर जाना, बगैर नंबर प्लेटों वाली गाड़ी, वो काले रंग की वीगो जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, वो मोटरवे पे चढ़ी किस तरह? मोटरवे पे तो आप पहले गाड़ी का नंबर नोट करवाते हैं। वो कौन लोग थे उसमें जो फवाद चौधरी को लेके जा रहे थे? क्या आपके टीवी ने, हमारी टीवी ने नहीं दिखाया? हर टीवी चैनल ने दिखाया। तो क्या इस तरीके से आप करेंगे ना? देखिए, ये सवालिया निशान है। लाहौर हाईकोर्ट पूछ रही है बंदा किधर है, और पूरी इंतजामिया जो है बंदा प्रोड्यूस नहीं कर रही। ये इशू है कि जब आप, अगर कोई कानून तोड़ता है, उसके ऊपर इल्जाम है, तो उसका तरीका आइन और कानून में दर्ज है, उसके मुताबिक आप जरूर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये कतन आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इस वजह से उसके ऊपर एतराज होता है। ये वो बड़ी वजह है जिस वजह से ये आंसर सामने आता है कि ये सियासी नोयत की एक तरह से इंतकामी कार्रवाई। ठीक है राना साहब, अब इसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि ये सियासी नोयत की गिरफ्तारी होती तो पहले हो जाती। राना सनाउल्लाह साहब ये एतराफ़ करते आए हैं कि काबीना से इजाज़त मांगते रहे इमरान खान साहब की अरेस्ट की, लेकिन नहीं मिली। अब रात के बाद से ये अफवाहें थी कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बाकी रहनुमा भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई प्लान है? वाकई बुरी हुकूमत आते ही रहनुमाओं की पकड़ धकड़ होगी और उसके बाद इसी तरह जब इंतशार बढ़ेगा तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे? जहां तक गिरफ्तारियों का ताल्लुक है जी, कि उस पर मैं पहले कमेंट कर लूं, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। सो इस पे आप बिल्कुल इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब रहेगी बात कि ये कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, तो इट्स अ वेरी स्लिपरी फील्ड, और यहाँ पे डे टू डे पॉलिटिक्स होती है। तो डे टू डे पॉलिटिक्स को भी मद्देनजर अगर रखा जाए, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन ओवर हियर, when it comes to like arresting people and especially PTI people and especially Imran Khan साहब, anything can happen anytime. Now
मूविंग फॉरवर्ड जी, अब आगे इसको कैसे लेके चला जा सकता है, आगे कैसे इसको हाउ शुड वी टेक इट, कि न्यूट्रल सेटअप है, न्यूट्रल सेटअप नहीं है, और न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए, और इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ न्यूट्रल सेटअप जो है, आपने खुद पॉलिटिशियंस ने खुद उस पर डिसाइड नहीं किया नामों पे, ठीक है, और नाम जाके द बक स्टॉप्ड विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके बक स्टॉप करेगा तो ही कैन मेक अ डिसीजन ऑफ हिज ओन। उसने अपना डिसीजन ले लिया। अब उस पर आप इतराज जरूर कर सकते हैं, उसको जनाब क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो ले सकता है जनाब, जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर बना दे, उसने बना दिया चीफ मिनिस्टर। मैं बार बार जो चीज दोहराता हूं वो ये है कि इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है, इतने उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, वो जनाब इमरान खान साहब ने जो असेंबलीज डिसॉल्व करने के बाद का सिनेरियो जो था उसको मद्देनजर रखा कि नहीं रखा। जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग आसिफ जरदारी साहब हो या बाकी पॉलिटिशियंस हो या चौधरी बरादरान हो फॉर दैट मैटर, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं, उन सबको तो पता था कि क्या होने जा रहा है। क्या ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की व्हेन इट कम्स टू लाइक चौधरी बरादरान, क्योंकि वो तो उनके लायक हैं, तो क्या इमरान खान साहब से वो चीजें उन्होंने शेयर की या नहीं की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं। क्या उन्होंने इमरान खान साहब को लूप में लिया? मेरा जाती ख्याल ये है कि चौधरी बरादरान ने लूप में लिया। अब किसको नहीं पता कि जो ये मोहसिन नकवी साहब हैं ये कौन है? सबको पता है मोहसिन नकवी साहब कौन है। मोहसिन नकवी साहब का सबको पता है आसिफ जरदारी साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, प्रेसिडेंट हाउस में भी रहे, जितना अरसा प्रेसिडेंट रहे आसिफ जरदारी साहब। चौधरी बरादरान के साथ उनका क्या ताल्लुक है वो भी सबको पता है। तो क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था? तो जब नाम फ्लोट हो रहा था तो इमरान खान साहब किधर थे? इमरान खान साहब को इतने मतलब कि उनको इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई या इतनी इंटेल नहीं दी गई कि वो कौन है मोहसिन नकवी साहब। तो अब इतराज करना मुझे समझ नहीं आता, तो मेरी समझ से बाहर है ये चीज। अच्छा, अब आगे फवाद चौधरी साहब जो है, फवाद चौधरी साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं जो उमर हमीद साहब हैं, बेसिकली उमर हमीद साहब जो है ही इज फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड फैमिली, और उनका जो बैकग्राउंड है ही इज अ ब्लड, उनकी अच्छा एक पूरी ब्लड लाइन है। अब उमर हमीद साहब OMG के ऑफिसर हैं, ऑफिसर मैनेजमेंट ग्रुप के ऑफिसर हैं, ठीक है जी, और बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं और अमेरिका से पढ़े हुए, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में जॉर्ज टाउन के शायद पढ़े हुए, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, लेकिन देन अगेन ये दीज थिंग्स आर इररेलेवेंट। अब वो एक केस जो है, अगर आप किसी को हिट करेंगे, किसी को, जैसे अभी आपने भी निशानदेही की उस चीज की, किसी की फैमिली को अगर आप हिट करेंगे तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। You need to understand. Yes. देखिए, अपनी जात तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक या चीफ इलेक्शन या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तक अगर आप रहेंगे तो ठीक है, वो बात समझ आती है, सबको समझ आती है। उसमें फवाद चौधरी साहब बिल्कुल क्रिटिसाइज करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो करते आए हैं। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को करें, बिल्कुल करें, इलेक्शन कमीशन ओवरऑल को करें, हुकूमत को करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी की फैमिली को छेड़ेंगे या किसी की फैमिली के ऊपर उंगली उठाएंगे तो देन इट बिकम्स अ इशू। ठीक है, वो एक सीरियस इशू बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नुक्ता ज्यादा प्लीज जरूर हाँ रखें। जी, हाँ जी, ये नुक्ता काबिले इज्जत है फवाद चौधरी साहब काबिले इज्जत है। फवाद चौधरी साहब के लिए हमदर्दियां हैं, फवाद चौधरी साहब के साथ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फैमिली को, किसी की भी फैमिली हो, किसी की भी हो, अब किसी के साथ देखे ना, अब अगर अतर साहब जो है उनको अगर वजीर आजम नहीं बनाया गया या उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो अतर साहब किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को, लेकिन उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज करेंगे जो जिम्मेदार है, तनकीद का सिलसिला सिर्फ उसी तक रहना चाहिए, अहले खाना तक नहीं जाना चाहिए। और इसी बात की वजह से इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनमें गम गुस्सा भी पाया जा रहा था कल के इस बयान के बाद, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई नहीं। सब जरा क्लियर कीजिए, अतर ने जो नुक्ता उठाया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर अहम है और मौजूद है, फिर FIR इतनी नागुज़ीर क्यों हो गई थी और जो दफात लगाई गई हैं उसके बाद अब मुस्तकबिल प्रॉब्लम इस वक्त यही है, क्रॉसिंग द लिमिट्स जी। अल्फाज का मुनासिब चुनाव मुल्क के सभी सियासतदानों की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मुल्क के आइनी अदारे हैं उनका रद्द अमल, मैं अतर साहब से एग्री करता हूँ,
आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को के लिए मुंशी के अल्फाज इस्तेमाल किए या कहा कि हम आपको सज़ा दिलवाएंगे देंगे। इससे कौन सा टेररिज्म हो गया कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा एंटी टेररिज्म लॉज में होना था। तो ये यहाँ से जो लाइंस क्रॉस होती हैं ये एक तरफ से नहीं होती। और मैं सोचा कि अगर सियासतदानों का उसलूब बयान बेहतर नहीं है तो कम अज़ कम अदारों का रद्द अमल तो मुनासिब और विद लिमिट्स होना चाहिए। जो कहा गया है कि ख़ानदान का नाम ही नहीं लेना चाहिए, सियासतदान की ज़ुबान एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज के करीब करीब होना चाहिए। एक दिन इसी प्रोग्राम में राना मुबशर साहब कह रहे थे कि कब किसी को डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है। जी, पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिप्लोमेसी है। क्या आप वही बात कह सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगर आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो दूसरों की निगाह में कल्पेबल होगी तो मामलात रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस की तरफ जाएंगे। अब इस वक्त जो एनवायरनमेंट है पंजाब में, केयर टेकर गवर्नमेंट का चाय संभालते ही एनवायरनमेंट मज़ीद मुतनाज़ा हो गई है। वोलेटाइल। जी, केयर टेकर्स की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इम्पार्शियलिटी साबित करें अपने कॉन्डक्ट से, अपने एक्शन से और अपने पास से भी। यहाँ पास चलिए क्वेश्चनेबल था कि नहीं, ये माजी की बात है, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जैसे अपॉइंटमेंट से पहले ही उन्हें पता था। वो लिस्ट बना के बैठे थे कि किन लोगों को लाना है और किन को निकालना है। जो रीशफलिंग है वो भी इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से करनी है अपने ऑफिसर्स की। जी, तो जो अभी तक हुई उखाड़ पिछाड़ जो भी हुई है, मैं एक एडवोकेट जनरल ऑफिस की मिसाल दे देता हूँ जी, कि इन वन गो तमाम लॉ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द एडवोकेट जनरल डी नोटिफाई कर दिए गए और एक लिस्ट साथ ही नोटिफाई कर दी गई। इतनी जल्दी कैसे ये होमवर्क हो गया अगर पहले से तैयारी नहीं थी। इट मीन्स कि उन्हें मालूम था कि हमने टेक ओवर करने हैं और ये एक्शंस लेने हैं। और आज उनमें से 20 जो हैं इत्तला के मुताबिक अदालत आलिया ने जी रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर भी मामला भी वो पेंडिंग मुअत्तल कर दिया ऑर्डर। है। जी, फैसला तो अदालत आलिया ही करेगी, लेकिन मुतनाज़ा डिसीजंस की भी ममानियत है केयर टेकर गवर्नमेंट के फ़राइज़ में। जो फ़राइज़ हैं वो सिर्फ इतने हैं फंक्शन के लफ्ज़ के साथ कि सिर्फ डे टू डे अफेयर्स को देखना है, डे टू डे मैटर्स को देखना है, टू रन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कोई मुतनाज़ फैसला नहीं करना, कोई मुतनाज़ स्टेप नहीं लेना जी, और अपनी इम्पार्शियलिटी टू पर्सन्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश करना है। अगर पहले दिन से ही हर चीज़ सीरियसली डिस्प्यूट हो गई है तो ज़रा ख्याल करें कि हमने अभी इंतखाबी अमल से गुजरना है जी, और फ़िज़ा अगर इस कदर मुकद्दर हो जाएगी तो इंतखाबात तक ऐसा माहौल बन जाएगा कि कोई नतायज को कबूल नहीं करेगा। ऐसा माहौल ना बनने दें कि नतायज भी मुतनाज़ा हो जाएं। आज तो सिर्फ तकर्री मुतनाज़ा है। तो ये सब लोग एहतियात से काम लें, सियासतदान भी एहतियात से काम लें और अदारों की जिम्मेदारी सियासतदानों से बड़ी है। इदारों की जिम्मेदारी सियासतदानों से बड़ी है तो इदारों से अपील भी करें। इमरान खान साहब सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं अदलिया से। मुखातिब हूँ अपनी पाकिस्तान की अदलिया से और उसके बाद पाकिस्तान की वकला बरादरी से। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह वो जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरी जो सारी जद्दोजहद है वो आपके लिए और आपको इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फौज चौधरी को क्यों पकड़ा है? और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? इसी तकरीर में खान साहब ने मईशत की भी बात की और JIT के हवाले से कुछ नामालूम अफराद का तस्करा भी किया। हुकूमत से भी गिले शिकवे किए, अदलिया से अपनी तवक्को का इजहार किया, जस्टिस मुनीर को भी याद किया। डर्टी हैरी का एक बार फिर इसमें जिक्र आया और मिस्र और श्रीलंकन फ़ौज के हवाले से जो IMF की शराइत हैं उनकी भी बात की, सोवियत यूनियन के टुकड़े होने की भी बात की, मजबूत फ़ौज के होते हुए क्या बनी उसके साथ और क्यों बनी। लेकिन जनरल साहब
फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद अपील की जा रही है DGISI से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी, बस यही उम्मीद के महवर रह गए हैं। तो आपके ख्याल में सू मोटो हो सकता है इस ज़िम्न में? देखिए, सबसे पहले जो चीज समझने की है, क्या हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप पर्टिकुलरली, और इसमें से PDM चूंकि मेजॉरिटी लीडरशिप जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वहां पे बैठी हुई हैं, क्या वो पाकिस्तान की जो क्राइसिस उसकी एनाटॉमी को समझ रहे हैं? क्या है, जब तो क्राइसिस की बेसिक नेचर को नहीं समझेंगे कि हम आज जहां पर खड़े हैं क्यों यहां तक आए हैं, इससे आगे जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, कौन सी मंजिल है हमारी, इसका मैं बदकिस्मती से जो मैं अभी देख रहा हूं, हमारी लीडरशिप को, पर्टिकुलरली PDM की लीडरशिप को इसका ना सिर्फ कोई एहसास नहीं है बल्कि शायद उनको समझ भी नहीं है। कतई नजर इसके कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा या नहीं कहा, ये इस एक सिर्फ फॉल आउट है उसका। मेजर क्राइसिस है कुछ और है, ये मेजर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है आपका स्टेट के अंदर लोगों का इस वक्त। और स्टेट में जो इदारे कौन से हैं आपके मेजर, आपके जो इदारे हैं अदालत, जब तक आपको इंसाफ की यकीन रहता है तो लोग उस स्टेट में लोगों का यकीन रहता है। जिस दिन इंसाफ के और इंसाफ देने वाले इदारों के ऊपर से एतमाद कम होता जाएगा, लोगों का स्टेट के ऊपर से उतना ही एतमाद भी कम होता जाएगा। ये मेन क्राइसिस का एक इशू है सिर्फ ये। आपने जो अपनी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इसके अंदर मुकद्दर कर दिया है इस वक्त, और वो दिन ब दिन करते जा रहे हैं। ये PDM का ख्याल ही है कि दे कैन कीप डिगिंग साउथ, और जो अर्थ कोर है उससे निकल कर ये साउथ कहीं से निकल जाएंगे बाहर, नॉट रियलाइजिंग कि क्राइसिस को आप बड़ा नहीं कर रहे, क्राइसिस की मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसको, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर आने वाले दिनों में? जो IMF के प्रोग्राम के तहत जब महंगाई की एक और लहर उठेगी, उसके बाद अवाम अदलिया पे एतमाद आपका कम होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो इक़दाम हैं आज तक के, उसके ऊपर उंगलियां नहीं अंगूठे उठ रहे हैं, पूरे पूरे हाथ उठ रहे हैं उसके ऊपर। और अब आप देखिए, अगर इन इदारों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, अगर एतमाद की ये आलम ये है इस वक्त, तो क्राइसिस का तो नेचर ही हम नहीं समझ रहे। इसको क्राइसिस की नेचर नहीं समझ, हम अंधाधुंध चले जा रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अर्थ कोर में जाके कभी आज तक निकल नहीं सकते। जो एक मूवी भी आई है कोरिस में, और जो आमतौर पर साइंटिफिक जो फाइंडिंग है वो यही है कि इतना टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हर चीज पिघल जाती है वहां पे जाके। क्या हम पाकिस्तान को वहां पे लेके जाना चाहते हैं? आप फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो भी केस चलेगा नहीं चलेगा, दफात लगाई है वो क्या है, किस तरीके से गिरफ्तारी अमल में आई है, क्या उन्होंने कहा अल्फाज एक लाइन क्रॉस की उन्होंने, बिल्कुल ठीक नहीं किया। से फैमिलीज को बीच में नहीं आना चाहिए। वंडरफुल, वेरी फाइन, इदारे ने एक्शन लिया, ठीक किया। लेकिन क्या, जिस तरह अभी नैयर साहब भी फरमा रहे थे कि जो इदारों का रिएक्शन था और जिस तरीके से वो रिएक्शन आया, क्या वो जो क्राइसिस के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है इसको? हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उसके बजाय आग लगी हुई है, उसके ऊपर हम पेट्रोल और तेल जो भी हमारे हाथ में फेंके जा रहे हैं कि आग में जल तो और रहा है, जल पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान को खुदा के लिए, हाँ, ये बात तो जनरल साहब इस्टेब्लिश ही हो चुकी है कि इदराक नहीं है हमारे मुल्क के जिम्मेदारों को कि मुल्क किस दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन हमारे हमसाये में बैठा हमारा दुश्मन तो हमारी ताक में है। अब चाइना के साथ जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है, उससे नज़र हटाने के लिए इंडियन यौम जमहूरिया के मौके पर जो फॉल्स फ्लैग का प्लान था उनका, उसको हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने बेनकाब तो किया है, लेकिन जाहिर है मौके की तलाश में तो वो हमेशा रहेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, काफी देर से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, हमने भी इस बात की थी कि पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है, और मोदी साहब ने कई दिन बयान दिया है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को नोच के खा जाएंगे। वो एक तरह हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब वो बाहर से टेम्परेचर जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 5 फ्लैग से शायद एक स्टेप आगे भी उनका अंदाजा है। ये तो एक प्लान बेनकाब हो गया, और ये होना इसलिए था कि मोदी साहब भी इलेक्शन में जा रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि जब वो अपना केस प्रेजेंट करें, पता लगे ही इज द आयरन मैन जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दिया हर तरीके से, अंदरूनी तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी। अब इस पाकिस्तान के बारे में जब ये इमेज पेश की जाएगी भारत में, तो हम अंदाजा कीजिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, ज़ायनिस्ट
जो हिंदू ज़ायनिज्म है वो कितना और स्ट्रांग हो जाएगा और वहां पे अक़लियतों के साथ क्या होगा, और एज सच भारत का जो ओवरऑल इमेज है वो कहां पे लेके जाएंगे इसको। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक अमल है ये कि ये बेनकाब जो हुआ है, मुझे ये बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इसके पीछे और बहुत कुछ है जो शायद होगा और हमें अभी भी उसके ऊपर तैयार रहने की जरूरत है। जी। ये तो है हमारे हालात, मगरबी बॉर्डर्स पर भी अंदरूनी तौर पर टेररिज्म के साथ देख लें अब क्या हो रहा है, मशरकी बॉर्डर पर खासतौर पर भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसमें। जो बात जनरल साहब कर रहे हैं, साबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा जो पाकिस्तान के साथ दहाइयों काम करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत का फुकदान है जो कि अवाम की मजबूरियों का और पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात का इदराक कर सके, यानी उस लेवल पर भी ये कमी महसूस की जा रही है। तो हमारे मुल्क में तो फिर इस पर क्या बात की जा सकती है? ब्रेक के बाद आके आप बात को आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। जनरल साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने तो अपने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और ज़ाहिर है वहाँ पाकिस्तान कार्ड सबसे ज़्यादा बिकता है सियासत में, अगरचे पाकिस्तान में मामला मुख्तलिफ है इससे। देखिए, एक तो ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतना प्लान किया है, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, लेकिन जो मुझे डर ये है कि ये किसी तरीके से बेनकाब करवाया गया है ताकि हम यहाँ पे आके इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे और इसकी आड़ में और वो कुछ कर जाए इसमें। वी मस्ट रिमेन अलर्ट, नंबर एक। नंबर दो, मोदी साहब के 2-3 बयानात हैं जो बड़ा सख्त कड़कते हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तानियों को दर दर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। ये मोदी साहब का कारनामा नहीं है, कारनामा हमारे अपने हैं ये। अब मोदी साहब को लेटेस्ट जो बयान आया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग आपस में दस्त गिरबान हैं, ये खुद एक दूसरे का खून नोचना शुरू कर देंगे, हमें उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है उनके लिए। आप जो पाकिस्तान की दुश्मन जिसके बारे में अगले दिन वज़ीर आज़म साहब ने पता नहीं कितने दर्द दिल से कहा था कि हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, ये बयान देख लीजिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, इसको जो प्राइम मिनिस्टर लेड 80 कैबिनेट मेंबर्स हैं बैठ के, उनको थ्रेट मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पाकिस्तान को क्या। इसी तरह जब आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखते हैं, इनको आप ऐड करें जो भारत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, आप बताइए पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। ये चीज जो समझने की, जो बार बार मैं कह रहा हूं ना, एनाटॉमी ऑफ क्राइसिस समझने की जरूरत है, वो मेरा ख्याल है इन सबको बाकायदा एक सबक के तौर पर पढ़ानी चाहिए, वरना ये लोग जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ये दिन ब दिन बिगाड़ बढ़ता जा रहा है इसमें। और जितना आप क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस को बढ़ाते जा रहे हैं, उतना आपका इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये मिलके पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लावा है जो फटने को तैयार बैठा है। ठीक है, आप कह रहे हैं खतरे की नौयत को समझना चाहिए, लेकिन अभी इससे बेबहरा दिखाई दे रही है हुकूमत। चौमुखी किस्म के चैलेंजेस हैं अतर इस वक्त हुकूमत को, लेकिन उसमें प्रायोरिटी इस बात को दी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज तो अभी जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मईशत की जो हालत है, आपकी दवाइयाँ भी नहीं बन पा रही हैं इसलिए कि खाम माल फंसा हुआ है, 7-8 हज़ार के करीब कंटेनर फंसे हुए हैं, जो ऐसी चीज़ें पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, उनके कंटेनर फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कुछ भी हर हालत में कुछ ना कुछ करके हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अपने बंदे को पॉइंट करवाना है। तो यहाँ पे तो इस चीज़ का मुझे लगता ही नहीं कि इदराक है कि पाकिस्तान को कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब वो जो डॉलर को कहते थे कि 200 पे लेके जाएंगे, आज डॉलर कितने पे आ गया? क्या वो 200 पे लेके आए डॉलर को? और जिनको वो ये कह के आए थे कि मैं लेके आऊंगा और जिस तरीके से उनको लाया गया, क्या कोई पूछेगा? इशू ये है कि यहाँ पे हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से तो कोई सोच ही नहीं रहा। जो मोदी साहब का आपने जिक्र किया, पहले भारत का जिक्र किया, ये कोई भारत ने पहली दफा ऐसा नहीं करना, इनकी तो पुरानी रविश है। अगर आप पुरानी CIA की फाइल्स चेक करें तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हुआ था, उसमें लिखा था कि 80 की दहाई में उन्होंने कहा कि जनाब हम कुछ इस किस्म की बॉर्डर के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और बाद में पाकिस्तान की जो जौहरी साइट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा बहाना बना के। तो वो तो भारत और अरसा दराज से ये सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करता आ रहे हैं। फिर जो मोदी साहब हैं, उनकी जो किरदार है उसके ऊपर जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री चलाई,
कि वो मोदी जिसको कितने ममालिक ने वीजा नहीं दिया, अमेरिका उसको नहीं घुसने देता था, बरतानिया उसको नहीं घुसने देता था, उनका मोदी साहब का अपना जो किरदार है क्या वो पूरी दुनिया के सामने है या नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही मोदी हमारी शादियों में आके शिरकत करता है, वही मोदी आके जो है हमारे खानदानों के साथ आके बैठता है और एकदम से अचानक आ जाता है कि जैसे उसके कोई दोस्त का मुल्क है और दोस्त का घर है। तो क्या मोदी ने पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती दिखाई जो वो हमारी शादियों में आके एज ए अंकल शरीक होके गया था? तो ये सब कुछ हमें सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान है उसके देख के आपको ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। दूसरे ममालिक के साथ हमारे कोई ये पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होती। पाकिस्तान के मफादात को पहले देखना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतर होंगे खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये चीजें चलती रहेंगी और जब तक एक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे ये बहरान की कैफियत रहेगी। क्या पता कर रहा कुछ हो, कोई और हो, लेकिन इल्जाम किसी और पे लगेगा। जिस तरह मोदी ने फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, तो बहुत सारे फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं, जो सियासी लोग कर रहे हैं, जो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि इल्जाम कहीं और जाके लग जाए। हाँ, बड़ा अच्छा आपने कोरिलेट बहुत अच्छा किया अतर आपने इसको। लेकिन आपने जो बात की कि आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, इमरान खान साहब स्पीचेस अपनी तकारीर में बरमला कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रवैया तब्दील नहीं हुआ। क्या आने वाले दिनों में मजीद तनाव बढ़ेगा एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान? देखें, जो ये चीजें आगे बढ़ेंगी तनाव तो बढ़ेगा। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, उसके अपॉइंटमेंट के फौरन बाद जो कुछ हुआ, इसलिए कि खान साहब से जो हमारी मुलाकात हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उसमें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की थी। लेकिन अब वो जो पॉजिटिव गुडविल है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होती जा रही है। कुछ ऐसे वाकयात हुए, आपने देखा कि आजम स्वाति साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके अलावा शहबाज गिल के ऊपर दोबारा वो केसेस चल रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे खान साहब की जमात को ये तासुर मिलता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उसने ए पॉलिटिकल नहीं है। अब ये उनका तासुर है, ये इनका इल्जाम है, हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो अगर हम सियासत नहीं करेंगे ना, देखें आयशा, होता ये है कि अगर आप बहस को सियासत में रखेंगे ना तो किसी की तरफ वो बहस सियासत में रहेगी। जब हम सियासत नहीं करेंगे, इंतखाब नहीं करेंगे, कौमी असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो फिर बहस इदारों की तरफ जाती है, कभी वो अदलिया की तरफ जाएगी, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएगी। तो जब तक ये इसी तरह बहरान रहेगा, बहस इदारों की तरफ जाती रहेगी, इदारे टारगेट भी होते रहेंगे, तो उसका वाहिद हल यही है कि सियासतदान मिल बैठ के इलेक्शंस की तरफ जाएं ताकि बहस सियासत की तरफ आए। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन की तरफ जाने में भी अब एक बात आड़े आ रही है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में ये फैसला किया गया था कि 7वीं मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगे। खैर, इस पे तो आगे बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। राना साहब, एक और FIR भी हुई है चौधरी वजाद के खिलाफ और उनके साहबजादे के खिलाफ, एक ऑडियो जो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर। आप समझते हैं कि उसमें एक मैसेज है परवेज इलाही साहब के लिए भी, और अभी तक जो भी फील्डिंग सेट हुई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को कॉर्नर करने का, मुकम्मल कॉर्नर करने का फैसला हो चुका है, जैसे 2018 में नून लीग के साथ हुआ था? मैंने तो आपसे कल भी जिक्र किया था कि कोई इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुश्किलात ही मुश्किलात है इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में, और इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और क्योंकि मसाइल जो हैं उनको हैंडल कैसे करेंगे इमरान खान साहब मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन राना साहब, ये मुश्किलात सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं रहेंगे, आपके बार मामला बहुत मुख्तलिफ है, सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, खतरे का जो निशान है वो सभी के लिए रेड अलर्ट है, नॉट ओनली इमरान खान। वो भी मैं आपसे कह चुका हूं कि जनाब ये सारों को डंडा सोटा करके जब तक नहीं बिठाएंगे, आप जितने सियासी लोग हैं इनको डंडा सोटा करके नहीं बिठाएंगे, उस वक्त तक ये नहीं बैठेंगे। और अगर ये नहीं बैठेंगे तो बाजवा साहब ने जो बहुत पुरानी एक तकरीबन जाने से साल पहले एक ब्रीफिंग दी थी, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूं। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ था, मुझे नहीं पता इस चीज में। नहीं, आपको पता तो है राना साहब, आप सिर्फ दामन बचा रहे हैं, पता तो है आपको। दामन मैं इतना ही बचाऊंगा ना जितनी मेरी पसली जितना आपका दामन होगा। मैं इतना यहाँ पे चीता भी बनना नहीं चाहता। मेरा दामन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा चीता बनना नहीं चाहता। आपको पता है टाइगर किस जमात के होते हैं? नहीं, मैं हूँ, लेकिन नहीं मुझे पता है, लेकिन वो मैं नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज, देखिए उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा डेमोक्रेटिक हूं, लेकिन द पॉइंट इज कि मेरे हो सकता है कि जो बाद में आए वो इतना बर्दाश्त ना करें जितना बर्दाश्त मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि पॉलिटिशियंस बैठ जाए, सर जोड़ के बैठे, सारे मसाइल हल करें। नहीं करेंगे तो डंडे सोटे से बिठाया जाएगा, नहीं बैठेंगे डंडे सोटे से तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर काम खराब हो जाना है। फिर बैठ के सारे कंटेनर पे भी कोई नहीं जा सकेगा, सारे पॉलिटिशियन कंटेनर पे खड़े होकर भी नहीं कह सकेंगे कि जनाब आ जाओ, कि जनाब तानू अखियां डुकदियां जमहूरियत को कह सकेंगे, नहीं हो सकेगा। सो इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि दे शुड लाइक मूव फॉरवर्ड, ईगोस खत्म करें और आपस में बैठे, नहीं बैठ रहे और दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इशू बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप और हम कई दिनों से, कई महीनों से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, they are not putting their heads together, they are not talking, they don't have a TOR, they don't have an agenda, they are unable to make decisions. So ultimately, अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं they are not sitting together। जब से ये regime change जो इमरान खान साहब कहते हैं हुए ना, उसके बाद से ये इकट्ठे नहीं बैठ रहे थे, लेकिन आग इस कदर नहीं दहकी थी जितनी अब गिरफ्तारियों के बाद दहकेगी। आपके ख्याल में ये जलती पे तेल का काम नहीं होगा इस तरह की अरेस्ट? आपने IMF के पास जाने का भी फैसला कर लिया, आपने उसका कैप भी हटा दिया डॉलर का, उधर क्या सिचुएशन हो रही है, गैस और बिजली भी आप महंगी करेंगे, टैक्सेस भी आप मजीद लगाएंगे और फिर आप अरेस्ट भी करेंगे, आप झेल पाएंगे इसका बैकलैश? देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सारे कंसर्न्स ठीक हैं आपके आयशा, लेकिन द पॉइंट इज कि सारे कंसर्न्स एड्रेस किसने करने हैं? ये पॉलिटिशियंस ने करने हैं। आपने, मैंने, ये अतर ने या जनरल साहब ने यहाँ पे बैठ के नहीं करने। जनरल साहब इज नो मोर इन द ऑफिस, वो नहीं करेंगे, ठीक है। नसीरुद्दीन साहब नहीं करेंगे। वी कैन ओनली पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स, वी कैन ओनली टेल द सॉल्यूशंस, वी कैन नॉट कम अप विद, वी कैन नॉट मेक डिसीजंस ओवर हियर। हम एक पॉइंट आउट कर सकते हैं चीजें, हम उसके सोल्यूशन दे सकते हैं। जिन्होंने फैसले करने हैं वो उधर बैठे हुए हैं और वो फैसले करने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो फैसले करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे इश्यूज है। डॉलर, आपने डॉलर की बात की, इसाक डार साहब कहते थे मैं आवांगा तो डॉलर जनाब नस जाएगा। 185 रुपए का उन्होंने कहा था कि डॉलर होना चाहिए, ये उनकी स्टेटमेंट है, डार साहब की स्टेटमेंट है। 185 रुपए तक का डॉलर होना चाहिए। वो कितने गया 185 रुपए? देखिए वो किधर है 185 रुपए, ठीक है। अभी आपके अगले महीने से जो जिस तरीके से आपके यूटिलिटीज के बिल आएंगे, एक दफा फिर लग पता जाएगा। तो एक इशू पे इशू आता जा रहा है, सिचुएशन पे सिचुएशन बनती जा रही है, लेकिन हल कोई नहीं है किसी चीज का। और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो बात कर रही है ना, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, आपने मुझे पूछा कि जनाब ये अभी जो अनरेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं, कल को आपने इमरान खान को पकड़ना है, कल को आपने उसको अरेस्ट करना है। तो जब आप करेंगे तो और अनसर्टेनिटी होगी ना, और पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा ना। तो इन सब चीजों का हल क्या है? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, जो मैं बार बार कहता हूं, ऑल द पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर, दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल और TORs और एजेंडा बना के सॉर्ट आउट करें चीजें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, देर हो जाएगी। एक चीज इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा छोटा सा। मेरे ख्याल में डंडे सोटे से कोई जो है मसला हल नहीं होगा। डंडे सोटे की वजह से ही आज हम इस नहज पे पहुंचे हुए। डंडे सोटे के साथ ही इसाक डार साहब वापस आए थे और और डंडे सोटे ने ही बहुत कुछ किया। डंडे सोटे की वजह से ही खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ। डंडा सोटा अब रख देना चाहिए, सियासतदानों को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ राना साहब से कि सियासतदानों पे जिम्मेदारी आती है, मैच्योरिटी उनको दिखानी चाहिए। और जहां तक ये है कि कोई बर्दाश्त कर रहा है, भाई 70-75 साल से ये कौम भी बर्दाश्त कर रही है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो अब अगर पहले ये चीजें बेहतर हो जाती तो इतनी बर्दाश्त जो है सबको ना करनी। रास्त डंडे को रख देना चाहिए और अब उस पर मईशत की डोली उठा लेनी चाहिए। नैयर साहब, कुछ कानूनी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो प्रपोज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर साहब को, कब तक तारीख आपके ख्याल में आ जाएगी? और दीगर मामलात जो इस वक्त कोर्ट्स में है उनका क्या बनेगा? एक तो ये इलेक्शन होना तो एक आईनी तकाजा है। आईनी तकाजे से पहले जो दूसरा आईनी तकाजा है मर्दमशुमारी का मैंडेट है। हाँ। नहीं, अगर आप ये देते हैं, अभी मर्दमशुमारी का नोटिफाई होना ज़रूरी है। अभी मर्दमशुमारी का प्रोसेस शुरू होना है। डिलिमिटेशन की स्टेज तब आती है जब मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल होके नोटिफाई हो जाए। अभी नोटिफाइड नहीं है। अब ये इलेक्शन की डेट दें, उसके स्टिपुलेटेड पीरियड में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, प्रोग्राम दे दे, तो फिर मर्दमशुमारी कोई इशू नहीं है। बात इस मुल्क में सिर्फ नेक नीति की है कि अगर आप में नेक नीति है, बालिग नज़री है, तो आप आराम से इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं।
वरना इस वक्त जो माहौल बन रहा है, जो मुतालबात किए जा रहे हैं, ज़रा उन पर निगाह डालें। जी कुछ लोगों ने चंद दिन पहले से ये मुतालबा शुरू किया हुआ है कि पहले इमरान खान के साथ वो सलूक किया जाए जो नवाज़ शरीफ और मरीम साहबा के साथ हुआ है। वो कहते हैं पहले नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगी जाए, नवाज़ शरीफ के मामला ख़त्म किए जाए, माफ़ी भी मांगी जाए और इमरान को सज़ा दी जाए। ऐसे माहौल में कौन से मुनसिफाना और गैर जानबदाराना या आज़ादाना इंतखाबात मुमकिन है? ये इंतखाबात होने दें। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल देर ना लगाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में 90 डेज़ तो मैक्सिमम टाइम है। गवर्नर साहब तारीख दें और इंतखाबात हों, और कोई हल नहीं। ये जो ख्वाब है कि सारी पीटीआई को जेल भेज के कन्विक्शन के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड में इलेक्शंस होंगे, ऐसे इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। इस वक्त इंतखाबात ज़रूरत है सूरत अहवाल की बेहतरी के लिए, न कि बिगाड़ के लिए। ये तमाम अदारे जो ज़िम्मेदार हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। केयर टेकर गवर्नमेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली पंजाब की जितनी मुतनाज़ा 2 दिनों में हो गई है जी ये मुख्तात रवैये इख्तियार करे और सियासतदान भी मुख्तात रवैये इख्तियार करें। इस वक्त ज़रूरत बालग नज़री और मुख्तात रवैयों की है। ठीक है। हमें एक कानूनी और आइनी दायरा कार के अंदर रहते हुए अपने मसाइल का हल तलाश करना है। हमें मुदाखलत का इंतज़ार नहीं करना। सियासतदान सोचें कि उन्होंने इस मुल्क के सियासी और हुकूमती निज़ाम को चलाना है। अच्छा, वैसे नैयर साहब, अगर मुदाखलत मुमकिन होती, अब तक हो चुकी होती, जितने साजगार माहौल सियासतदानों की जानिब से फराहम किए गए। बहरहाल ये एक एडवाइजरी है जो इसकी शो में बात की गई। आप सब ने अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक लाहे अमल अपनाना है। नैयर साहब, माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, वरना इस पर मजीद खुलकर भी बात की जा सकती थी। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद इंशाल्लाह।